रईस खानदान की मालकिन के रूप में नया जन्म। विदर्भ राज्य की राजधानी विजयनगर के बाहरी इलाके में धड़ाम। सोने चांदी के गहनों से लदे एक शरीर को शहर के बाहर मौजूद एक सामूहिक कब्रगाह में किसी फटे हुए बोरे की तरह बेदर्दी से फेंक दिया गया। कांव। कुछ तेज और कर्कश आवाज़ों के साथ लाशों पर मंडराने वाले कौवे फड़फड़ाते हुए उड़ गए और आसमान से मनहूस काले पंख धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। हर तरफ हड्डियों के ढेर लगे थे। सड़ांध की तेज बदबू हवा में घुली थी और वहां का माहौल खौफनाक हद तक सर्द और दमघोंटू हो चुका था। रायचंद परिवार की इकलौती मालकिन को इस खौफनाक कब्रगाह में फेंक दिया गया। कितनी दयनीय हालत है। और नहीं तो क्या, ऐसी निकम्मी और फूहड़ औरत की इतनी हिम्मत कि वह 7वें राजकुमार को पाने की चाह रखे। वह इसी लायक थी। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी रायचंद परिवार की उस खूबसूरती का। इससे पहले कि वे लोग अपनी बात पूरी कर पाते, उस वीरान और खामोश कब्रगाह में अचानक कुछ हल्की सी सुगबुगाहट हुई। ऐसा लगा मानो कोई अनजान शक्ति नींद से जाग रही हो। एक घिनौनी और सड़ांध भरी बदबू ने काव्या रायचंद को उसकी गहरी बेहोशी से झकझोरकर जगा दिया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि एक सामान्य शिकारी कुत्ते से 3 गुना बड़ा एक खूंखार जानवर उसके ठीक सामने खड़ा लार टपका रहा था। बिना एक पल सोचे उसने तुरंत हमला कर दिया। हवा में उसका दाहिना हाथ इतनी तेजी से घूमा कि सिर्फ एक परछाई सी नजर आई। उसकी हथेली किसी धारदार तलवार की तरह सीधे उस कुत्ते की गर्दन पर जा लगी, तेज, बेरहम और बिल्कुल सटीक। कड़क। वह विशाल कुत्ता लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा, मौत से पहले अपनी आखिरी चीख निकालते हुए। आओ। सबूत मिटाने के लिए उस खूंखार कुत्ते को छोड़ने वाले वे तीनों लोग बस वहां से निकलने ही वाले थे कि उन्होंने ये भयानक चीख सुनी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी रूह कांप गई। एक जोड़ी गहरी काली और खौफनाक आंखें उन्हें लगातार घूर रही थीं। उसके पूरे शरीर से एक ऐसी बर्फीली ऊर्जा निकल रही थी जो उस कब्रगाह की मनहूस हवाओं से भी ज्यादा खौफनाक थी। वह लड़की, जिसे उन्होंने अभी अभी मृत समझकर फेंका था, अब उन हड्डियों के पहाड़ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। भूत। वे चीखे और वहां से भागने के लिए मुड़े। काव्या रायचंद की आवाज़ गूंजी, सबके सब वहीं रुक जाओ। उसकी वह सर्द आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो सीधे नर्क से आ रही हो। वे इतने डर गए कि उनके शरीर सुन्न पड़ गए और उनमें एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची। हमें मत मारना, हमें मत खाना, हमने तो बस पैसों के लिए ये काम किया था। काव्या हड्डियों के उस छोटे से पहाड़ पर खड़ी थी और धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह वाकई नर्क से बाहर रेंगकर आई किसी शैतान की तरह लग रही थी। उसने उन तीनों आदमियों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और चारों ओर देखने लगी। ये कौन सी जगह है? क्या मैं अपनी प्रयोगशाला में एक नए पर रिसर्च नहीं कर रही थी? अचानक उसके सिर में एक तेज और चीर देने वाला दर्द उठा। कुछ जानी पहचानी लेकिन अजनबी यादें किसी भयंकर लहर की तरह उसके दिमाग में टकराने लगीं। काव्या रायचंद, रायचंद परिवार की मालकिन। रायचंद परिवार, विदर्भ राज्य का सबसे रईस खानदान। उनके घर में सोने चांदी के पहाड़ लगे थे, दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की यह मालकिन पूरी तरह से निकम्मी थी। इस दुनिया में केवल ताकतवरों का सम्मान होता था। ये दुनिया मार्शल आर्ट्स और स्पिरिट कल्टीवेशन में बनती हुई थी। लेकिन काव्या मार्शल आर्ट्स तो दूर, स्पिरिट कल्टीवेशन का एक अक्षर भी नहीं सीख सकती थी। वह पूरी तरह से बेकार थी। निकम्मा होना एक बात थी, लेकिन उसका पहनावा इतना फूहड़ था कि वह बस चले तो परिवार का सारा सोना, चांदी और कीमती पत्थर एक ही बार में अपने शरीर पर लाद ले। वह जहां भी जाती, लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नफरत की निगाहों से देखते और उसका तिरस्कार करते। और आज उसने जो किया, वह तो हद से ही पार था। अपने मंगेतर के एक खास पेंडेंट के लिए वह दीवान हवेली की मालकिन की बेटी से भिड़ गई। अंजाम ये हुआ कि दीवान हवेली की उस बिगवेल बेटी देविका सिंह ने उसे पीट पीट कर मार डाला और इस खौफनाक कब्रगाह में फिंकवा दिया। ये वही 3 लोग थे जिन्हें उनकी मालकिन ने लाश को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था। उन्होंने न सिर्फ लाश को फेंका, बल्कि किसी और ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वे इस खूंखार कुत्ते को ले आएं, जो उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाए, ताकि उसकी एक हड्डी भी न बचे। काव्या को एक जिंदा भूत की तरह अपनी ओर बढ़ता देख वे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। मालकिन, हमें बख्श दीजिए। हमने जो भी किया वह अपनी मालकिन के कहने पर किया और यह खूंखार कुत्ता हमें आपकी छोटी बहन रिया रायचंद ने दिया था। रायचंद परिवार के मुख्य वंश में केवल काव्या ही इकलौती मालकिन थी, वहां कोई दूसरी या छोटी मालकिन नहीं थी। लेकिन चूंकि रिया रायचंद का काव्या के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, इसलिए काव्या उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उसी की वजह से पूरे घर के लोग रिया को छोटी मालकिन कहकर बुलाते थे। वह रिया रायचंद जो हमेशा समझदार दिखती थी और दूसरों का ख्याल रखने में माहिर थी, असल में इतनी जहरीली निकलेगी, ये किसने सोचा था। जब बात क्रूरता की आई तो वह देविका सिंह से भी ज्यादा खौफनाक निकली, जिसे पूरा विजयनगर एक जहरीली नागिन के रूप में जानता था।
काव्या ने उनकी रहम की भीख को पूरी तरह अनसुना कर दिया। इस साजिश के पीछे जो भी था उससे वह अपने तरीके से निपटेगी, और जहां तक इन तीनों की बात थी वह इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। उसका शरीर किसी साए की तरह हवा में उछला और उसकी कलाइयां तेजी से उनकी गर्दन से जा लिपटीं। कड़क 3 बार तेज आवाज गूंजी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तीनों शरीर किसी बेजान गेंद की तरह हवा में उछले और जमीन पर भारी आवाज के साथ आ गिरे। वे मौत की नींद सो चुके थे। उसके मारने का तरीका किसी पिशाच जितना ही बेरहम था। बस एक अचूक वार और उसने तीनों को सीधे यमराज के पास भेज दिया। आखिर वह भारत के मशहूर मृत्युंजय संप्रदाय की परम गुरु थी, जो यमराज के मुंह से भी जिंदगियां छीन लाने का हुनर रखती थी। का कोई भी शख्स उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। जिसने भी उससे पंगा लिया उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें यमराज के लिए एक तोहफे के रूप में नर्क भेज दिया। तब काव्या ने अभी अभी जो 2 तेज हमले किए थे उसकी वजह से उसके शरीर के गहरे घाव फिर से खुल गए थे और ताज़ा खून बहकर जमीन पर टपकने लगा। सामूहिक कब्रगाह की उन सफ़ेद हड्डियों के ठीक नीचे दबा एक हरा नीला पत्थर काव्या के शरीर से बहने वाले उस खून को किसी भूखे जानवर की तरह लालच से सोख रहा था। तभी अचानक एक हल्की हरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और अगले ही पल वह उस मनहूस जगह से पूरी तरह गायब हो गई। काव्या ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक खूबसूरत मंडप में बैठा हुआ पाया। ये प्राचीन शैली में बना एक बेहद शानदार और छोटा सा मंडप था। इसका सलेटी हरा रंग इसे एक अजीब और गहरा रहस्यमय एहसास दे रहा था, और उसके चारों ओर एक अंतहीन झील का शांत पानी फैला था। ये खूबसूरत मंडप उस विशाल समुद्र के बीचों बीच किसी एकांत द्वीप की तरह लग रहा था। ये कौन सी जगह है? काव्या धीरे से बुदबुदाई। ठीक उसी वक्त काव्या को उस शांत पानी में मछलियों के तैरने की हलचल महसूस हुई। छपाक, पानी को चीरने की एक तेज आवाज आई। काव्या ने अपना सिर घुमाकर देखा तो वहां एक नौजवान नजर आया। वह किसी जल देवता की तरह उस पारदर्शी झील में एक मछली की भांति आज़ादी से तैर रहा था। उसकी भौहें किसी स्याही से बनी खूबसूरत पेंटिंग जैसी थीं, उसकी त्वचा बर्फ सी सफ़ेद थी और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा किसी ईश्वरीय कलाकृति जैसा लग रहा था। उसके राख जैसे हरे लंबे बाल कंधों से फिसलकर झील के पानी में ऐसे बह रहे थे मानो वे दुनिया के सबसे बेहतरीन रेशम हों। तितली के पंखों जैसी घनी उसकी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी साफ हल्के हरे रंग की आंखें सीधे आत्मा को मोह लेने वाली थीं। उसमें किसी परी जैसी मासूमियत और पवित्रता थी, इतनी बेदाग कि उसे छूकर अपवित्र करने की सोची भी नहीं जा सकती थी। उसने काव्या रायचंद की तरफ देखा और उसके चेहरे जैसे लाल होंठ खुले। तो तुम ही हो बदसूरत औरत जो मेरी इस जगह में घुसी और मेरी नींद खराब की। काव्या, जो अब तक उस नौजवान की बेमिसाल खूबसूरती को निहारने में खोई थी, उसके चेहरे के भाव तुरंत सर्द पड़ गए। लड़के, अगर तुझमें हिम्मत है तो किनारे पर आ। मैं वादा करती हूं कि तुझे पीट पीट कर मारूंगी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? तुम पैदाइशी बदसूरत हो और तुम चाहती हो कि लोग ये सच कहें भी नहीं। उस नौजवान की आवाज़ किसी मीठे गीत जैसी हल्की और मधुर थी, लेकिन उसके शब्द जहर में बुझे हुए थे। काव्या मंडप के किनारे तक गई और पानी में अपनी परछाई देखने लगी। अगले ही पल वह खुद भी बुरी तरह चौंक गई। उसकी सुनहरी लंबी ड्रेस अब पूरी तरह फट चुकी थी और किसी भिखारी के चिथड़ों जैसी लग रही थी। उसके बाल इतने उलझे हुए थे कि वे किसी चिड़िया के घोंसले से कम नहीं लग रहे थे, और उसका चेहरा, उस पर पाउडर की इतनी मोटी परत चढ़ी थी मानो उसने दुनिया भर का सारा मेकअप और पाउडर एक ही बार में अपने चेहरे पर पोत लिया हो। ये बर्दाश्त के बाहर था, बिल्कुल असहनीय। उसे इस गंदगी को अभी धोना होगा। छपाक, काव्या साफ झील के पानी में कूद गई। उसी वक्त एक चीख गूंज उठी। आह, बदसूरत औरत, बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जल आत्मा झील को गंदा करने की? अचानक झील का पानी उफान मारने लगा मानो वह काव्या को झकझोरकर बाहर फेंक देना चाहता हो। सूश, काव्या तेजी से तैरकर उस नौजवान के पास पहुंची और उसकी गर्दन दबोच ली। लड़के, अगर तूने फिर से कोई हरकत की तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। उसकी त्वचा बेहतरीन चीनी मिट्टी जैसी नाजुक और बर्फ सी ठंडी थी। हिस, तभी काव्या के पूरे शरीर में एक तेज और चीर देने वाला दर्द उठा। उसने किसी जल दैत्य जैसे लग रहे उस नौजवान को घूर कर देखा। कमीने, तूने ये क्या किया? नौजवान का चेहरा भी पीला पड़ गया था और वह गुस्से से चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। काव्या को लगा मानो उसका पूरा शरीर अंदर से बाहर की तरफ फाड़ा जा रहा हो। उसके माथे पर पसीने की मोटी बूंदें छलक आईं। उस नौजवान के कड़वे शब्द सुनकर उसका गुस्सा और भी भड़क गया। बात अब हद से पार जा चुकी थी। उसने बिना कोई झिझक दिखाए अपना सिर झुकाया और पूरी ताकत से नौजवान के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। आह, एक दर्दनाक चीख गूंजी और वह नौजवान बुरी तरह तड़प उठा। बदसूरत औरत, जल्दी छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। काव्या को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उस नौजवान को कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि वह खुद इतने भयानक दर्द में थी कि उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी।
उसकी नसों और रक्तवाहिकाओं में ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली जानवर घुस गया हो और तबाही मचा रहा हो। अगर वह उस नौजवान का हाथ नहीं काटती तो शायद वह दर्द के मारे अपने ही होंठ चबा डालती। बूम! एक बर्फीली ऊर्जा ने उसे जोरदार टक्कर मारी और उसी पल उसकी ने एक खौफनाक दर्द महसूस किया। काव्या का दिमाग सुन्न पड़ गया। बेहोश होते हुए भी काव्या ने उस नौजवान का हाथ नहीं छोड़ा था। कितनी भयंकर बदबू है, बदसूरत औरत, तुम। उस बौखलाई हुई आवाज ने काव्या को वापस होश में ला दिया। तभी उसे एक ऐसी सड़ांध महसूस हुई जो बर्दाश्त के बाहर थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे सिर्फ घुप अंधेरा दिखाई दिया। चारों तरफ मौजूद वह साफ और पारदर्शी पानी पूरी तरह गायब हो चुका था। तुम जल्दी से मुझे छोड़ो। काव्या ने अपना हाथ नौजवान की गर्दन पर कस लिया, ये पक्का करने के लिए कि उसके हमला करने से पहले वह उसे काबू में कर सके, और तभी उसने अपने दांतों की पकड़ ढीली की। नौजवान के बेदाग हाथ पर एक गहरा, हड्डी तक दिखने वाला खूनी निशान छप गया था। उस जख्म की गहराई को देखकर कोई भी समझ सकता था कि काव्या ने कितनी भयंकर पीड़ा झेली थी। काव्या ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इसके पानी में हड्डियों और नसों को गहराई से साफ करने की ताकत है। तुम्हारा ये गंदा शरीर इसमें डूबा है तो जाहिर सी बात है, नौजवान ने नफरत से अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। झील का पूरा पानी उन अशुद्धियों से भर चुका था जो उसके शरीर से निकली थीं, और उनमें सबसे ज्यादा मात्रा जहर की थी। ऐसा लग रहा था कि रायचंद परिवार की मालकिन काव्या की जिंदगी कुछ खास शांतिपूर्ण नहीं कट रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वाकई इसे और नहीं सह सकता। छपाक! वह नौजवान वाकई उस पानी की बदबू सहन नहीं कर सका और पानी की सतह से ऊपर आ गया। उसकी शानदार कॉलरबोन, नाजुक त्वचा और उस पर लाल बेर के फूलों जैसे हल्के निशान काव्या के सामने पूरी तरह से उजागर हो गए। भले ही उसने सिर्फ उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा देखा था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट वाकई बेमिसाल थी। हिलना मत! काव्या ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दफा हो जाओ, जल्दी यहाँ से जाओ। भले ही तुम्हारे खून ने मुझे नींद से जगाया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी मालकिन नहीं मानूंगा। एक जबरदस्त ताकत ने काव्या को लगभग हवा में उछाल ही दिया। ठीक तभी एक नीली रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया और उस नौजवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिलख पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? उसी पल काव्या के दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजी जो मानो सदियों पुरानी दुनिया से आ रही हो। अनंत मंडप, 9 स्तरों वाला कैस मंडप, 9 लोकों का दायरा। जब पूर्णता का समय आएगा तब सूरज, चांद, सितारे और सभी नक्षत्रों को नियंत्रित किया जा सकेगा। मेरा नाम है। मैं तुम्हारे साथ एक अनुबंध करूंगा जो हमारी को एक दूसरे से जोड़ देगा, ताकि हम साथ रहें और साथ जिएं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उस नौजवान की सम्मोहक आवाज ने काव्या पर कोई जादू सा कर दिया और उसने अनजाने में ही जवाब दे दिया, मैं तैयार हूं। एक हल्की हरी रोशनी उड़कर काव्या की बाहों के बीच जाकर समा गई। काव्या फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े उस नौजवान को घूरती रह गई। उस नौजवान का वह खूबसूरत चेहरा अब गुस्से से तवे के पेंदे से भी ज्यादा काला पड़ चुका था। तुम पहले ही मेरे शरीर पर कब्जा कर चुकी हो, क्या अब तुम संतुष्ट हो? जल्दी करो और दफा हो जाओ यहाँ से। सूश! पानी की सतह से अचानक नौजवान का पैर बाहर निकला और सीधे काव्या की तरफ एक जोरदार लात मारी। काव्या ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुम दिखने में तो हैंडसम हो, लेकिन अभी बहुत छोटे हो। आह! बदसूरत औरत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। झील की सतह से एक दहाड़ जैसी आवाज आई। नौजवान ने अचानक काव्या को ऐसी जोरदार लात मारी कि वह संभल ही नहीं पाए। कमीना लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह लात मारने की? अब वह पक्का जमीन पर गिरकर मांस के लोथड़े में बदल जाएगी। धड़ाम! उस भयानक गिरावट के बावजूद काव्या किसी मांस के लोथड़े में नहीं बदली, बल्कि एक बेहद नर्म, चौड़ी और गठीली सतह पर आ गिरी। और हैरानी की बात यह थी कि इस सतह में गर्माहट थी। काव्या को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि नीचे किसी इंसान ने उसके लिए एक गद्दे का काम किया था। काव्या रायचंद हड़बड़ा कर उठी, लेकिन उसे ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि उसकी आंखों के सामने किसी स्वप्निल, स्याही से उकेरी गई किसी बेहद खूबसूरत पेंटिंग जैसा एक रूपवान पुरुष मौजूद था। उसके नीचे दबे उस आदमी के स्याह काले बाल अस्त व्यस्त होकर बिखरे हुए थे, और चांद की सर्द रोशनी रेशम से भी ज्यादा मुलायम उन बालों पर एक हल्की और कोमल चमक बिखेर रही थी। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखें किसी अथाह खायों सी गहरी थीं, इतनी शांत कि उनमें कोई हलचल नहीं थी, मानो वे किसी इंसान की आत्मा को ही निगल जाने की ताकत रखती हों। उसकी नाक तीखी और सुतवां थी और होंठ पतले तथा गहरे लाल रंग के थे। उसके चेहरे पर 2 हिस्सा शीतलता थी, 2 हिस्सा सम्मोहन, लेकिन 6 हिस्सा हड्डियों तक को कंपा देने वाली दुष्टता भरी थी। वह किसी सरदसुर राज जैसा लग रहा था, और साथ ही किसी बेमिसाल सम्मोहक पिशाच जैसा भी। तभी एक ठंडे हाथ ने बेरहमी से काव्या की गर्दन को दबोच लिया और मौत का खौफनाक साया उस पर मंडराने लगा। वे सर्द आंखें काव्या को जमा देने की कुव्वत रखती थीं, जिनसे एक अदृश्य, दुष्ट और हड्डियों को गला देने वाला जानलेवा इरादा झलक रहा था।
मेरा इरादा आपको इस तरह दबोचने का बिल्कुल नहीं था। काव्या ने झेपते हुए एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। इतने घमंडी और ताकतवर आदमी को अगर कोई औरत इंसानी गद्दे की तरह इस्तेमाल करे तो यह नामुमकिन था कि वह उसे जान से मारने की हद तक आग बबूला न हो। लेकिन कौन जानता था कि वह इसके बजाय ये कहेगा, अनंत मंडप क्या वह तुम्हारे पास है? उसकी आवाज़ 10,000 साल पुरानी शराब जैसी मधुर और गहरी थी, जो सुनने वाले को नशे में डुबो दे। पल भर में ही अनंत मंडप से जुड़ी सारी जानकारी उसके दिमाग में एक लहर की तरह दौड़ गई, जिसे 9 स्तरों वाला कैस मंडप भी कहा जाता है। 9 महान अनंत ईश्वरीय कलाकृतियों में से एक था, और झील में मिला वह नौजवान उसी की आत्मा था। उन दोनों के बीच एक बेहद मजबूत आत्मा का अनुबंध बन चुका था। ऐसा खजाना केवल पौराणिक कथाओं में ही पाया जाता था। अगर ये दुनिया के सामने आ जाए तो हर तरफ के ताकतवर लोग इसे पाने के लिए खून खराबे पर उतर आएंगे। और वह इतनी खुशकिस्मत थी कि उसने इसके साथ अनुबंध कर लिया था, लेकिन अब वह एक ऐसे खौफनाक और ताकतवर इंसान के निशाने पर आ गई थी। काव्या ने अपने सामने मौजूद उस ताकतवर आदमी को पूरी सतर्कता से देखा। आखिर इस शख्स को कैसे पता चला कि उसके पास है? काव्या ने अपनी पलकें झपकाईं और थोड़ी उलझन का नाटक करते हुए पूछा, महाशय, यह क्या होता है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। उस नौजवान के साथ उसका अनुबंध बहुत ही हावी होने वाला था। अगर वह मंडप खत्म हुआ तो वह भी मारी जाएगी। तुम्हारे ऊपर की आभा है। उसके पतले होंठ एक ठंडी और क्रूर मुस्कान में खींच गए, जो किसी खौफनाक कत्लेआम की शुरुआत का संकेत था। उसकी उन सर्द बर्फ जैसी नीली आंखों में ऐसा लग रहा था मानो उसने काव्या के सारे झूठ पकड़ लिए हों। काव्या सिहर उठी, फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, का अनुबंध मेरे साथ हो चुका है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो और हम आराम से बैठकर बात करें। और हुआ भी ऐसा ही। ये सुनते ही उस आदमी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इस मौके का फायदा उठाते हुए काव्या झटके से उछलकर खड़ी हो गई। लेकिन वह आदमी किसी प्रेत की तरह तेजी से काव्या के पास पहुंचा। इस खून के प्यासे असुर ने काव्या को इतनी जोर से दबा दिया कि उसकी सांसें अटकने लगीं। काव्या ने अपने दांत पीस लिए। मृत्युंजय काव्या के रूप में वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी, भले ही आज का दुश्मन हराने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर क्यों न हो। पलक झपकते ही उसके हाथ, कोहनियां और घुटने हथियारों में बदल गए और उसने उस पर हमला बोल दिया। हाथ में कोई औषधि या जहर न होने और आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से हाथापाई ही उसका इकलौता विकल्प था। हालांकि उसके सामने खड़ा आदमी अविश्वसनीय रूप से तेज था। काव्या के सारे वार खाली गए और एक जोड़ी हाथों ने बिजली की फुर्ती से उसकी बाहों को जकड़ लिया। ठीक उसी वक्त धड़ाम, काव्या ने अपना दाहिना पैर उठाया और उस आदमी के घुटने पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसके हाथ आज़ाद हो गए। उस आदमी ने फिर से हमला किया और काव्या ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर सीधे उस पर धावा बोल दिया। उस आदमी की रफ्तार लगभग काव्या जितनी ही थी, मानो वह इस दुनिया की किसी विशेष शक्ति का इस्तेमाल ही न कर रहा हो। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना घमंडी होगा। वह असल में हाथापाई में उसका मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की ताकत को दबा रहा था। तो ठीक है, अब वह उसे 21वीं सदी की हाथापाई तकनीकों का असली जलवा दिखाएगी। उन दोनों के बीच दर्जनों वार और पलटवार हुए। उसकी वह सुनहरी पोशाक, जो पहले से ही चिथड़ों में बदल चुकी थी, अब और भी खस्ताहाल हो गई, जिससे उसका शरीर काफी हद तक बेपर्दा होने लगा था। इसी बीच उस आदमी ने उसे एक पेड़ की ओर धकेलकर बेबस कर दिया और उसने लाचारी से कहा, सूरमा, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, ताकि तुम मुझे जाने दो। उसको बाहर निकालो, मुझे उसे देखना है। और अगर मैं मना कर दूं? वह चाहकर भी उस बिगड़े हुए लड़के से संपर्क नहीं कर पा रही थी। उसे काव्या के जीने या मरने की कोई परवाह नहीं थी, तो वह भला उसे बाहर कैसे निकालती? तो फिर मरो। सिर्फ एक शब्द, जिससे खौफनाक जानलेवा इरादा झलक रहा था। काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसी समय काव्या ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी, उसके कानों के करीब झुकी और अपनी गर्म सांसों के साथ फुसफुसाए, हैंडसम, हर वक्त मौत की बातें करना कोई अच्छी आदत नहीं है ना? यह मोहतरमा बेइंतहा खूबसूरत है, इसलिए अगर तुम मुझे जिंदा रखोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। साफ था कि उसके सामने खड़ा वह शख्स अचानक से सख्त पड़ गया। छोड़ो मुझे, उसने सर्द लहजे में कहा। ही, हैंडसम, तुम कितने प्यारे हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और भी भयानक हो गई, लेकिन काव्या ने सोचा, जब उसे वैसे भी मरना ही है, तो क्यों न इस ताकतवर रूपवान पुरुष को थोड़ा और छेड़ा जाए और उसे चिड़ा कर तंग किया जाए। इससे पहले कि वह खौफनाक ऊर्जा उसे कुचल देती और उसकी सांसें रुक जाती, काव्या का हाथ घूमा और उसने सीधे उसके क्षेंशु एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा दिया। अगर इस पॉइंट पर गहरा नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे जिंदगी भर के लिए मर्द बने रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
काव्या ने सर्द लहजे में कहा, हैंडसम, अगर तुम हमेशा के लिए हिजड़ा नहीं बनना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे मत मारो। हिस उसका सम्मोहक और बेमिसाल चेहरा एक पल के लिए हल्का सा सुन्न पड़ गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वह, इस पल रुद्र की इच्छा हो रही थी कि वह इस औरत को जिंदा निगल जाए। अगर तुम अपनी जिंदगी भर की खुशियां सलामत रखना चाहते हो तो मुझे रायचंद परिवार के पास ले चलो। उसे याद आया कि उसके चाचा विदर्भ राज्य के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे। फिलहाल शायद वही इकलौते शख्स थे जो उसे इस आदमी के चंगुल से बचा सकते थे। जैसे ही काव्या को लगा कि वह इस शैतान के चंगुल से बच निकलने वाली है, अचानक उसके सिर में तेज चक्कर की लहर दौड़ गई। धत्तेरे की, ये शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था। इस आदमी के भारी दबाव को सहने के साथ साथ इस जबरदस्त हाथापाई ने उसकी सहनशक्ति की हद पार कर दी थी। रुद्र ने अपने ऊपर बेहोश पड़ी उस लड़की को नीचे देखा। उसका छोटा सा चेहरा पहले ही इतना पीला पड़ चुका था कि लगभग पारदर्शी लग रहा था। उसने अपनी खौफनाक ऊर्जा को थोड़ा काबू में किया, अपनी एक बांह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और उसकी स्याह काली परछाई अंधेरी रात को चीरती हुई पलक झपकते ही गायब हो गई। मालिक, आप लौट आए। यह दीवान बलवंत ने एक नज़र डाली और देखा कि उनके मालिक दरअसल फटे पुराने कपड़ों वाली एक लड़की को गोद में उठाकर हवेली लौटे हैं। हालात देखकर तो यही लग रहा था कि शायद बाहर उनके मालिक ने इस लड़की के साथ अपनी मनमर्जी की थी। इतने सालों बाद आखिरकार मालिक को थोड़ी समझ आ ही गई। एक औषधीय स्नान तैयार करो और एक मादा कंकाल को भेजो ताकि वह इस औरत को अच्छे से साफ कर सके। जो आ गया मालिक। गर्म पानी ने उसकी त्वचा को भिगोया, जिससे उसके शरीर की हर एक कोशिका को गहरी राहत मिली। अपने इस नई दुनिया में आने के बाद से उसने सबसे पहले एक विशाल कुत्ते को मारा था, फिर 3 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद हड्डियों और नसों की उस दर्दनाक सफाई ने उसे अधमरा कर दिया था और फिर उस खौफनाक आदमी के साथ जानलेवा हाथापाई। उसकी नसें लगातार तनाव से खींची हुई थीं। उसने खुद को इससे पहले इतना शांत और तनावरहित कभी महसूस नहीं किया था। हालांकि किस्मत को शायद काव्या का इस तरह आराम करना मंजूर नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह बुरी तरह सहम गई, क्योंकि उसके ठीक सामने खून जैसा लाल एक कंकाल चल फिर रहा था और उसकी खोखली आंखों के गड्ढों में जामुनी रंग की आग धधक रही थी। अगर कोई आम लड़की होती तो ये खौफनाक नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल जाती। काव्या ने अपने घबराए हुए दिल को बड़ी शांति से संभाला और चारों ओर देखा। जिसने एक बार खुद यमराज के हाथों से जिंदगियां छीनी हों, वह भला एक कंकाल से क्यों डरने वाली थी। ये गहरे लाल रंग की सजावट वाला एक कमरा था जो उस आदमी के खौफनाक मिजाज से बिल्कुल मेल खाता था। ऐसा लग रहा था कि उसके बेहोश होने के बाद उस आदमी ने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन उसने उसे रायचंद परिवार के पास भी नहीं भेजा, बल्कि अपनी खुद की हवेली में ले आया। काव्या के नहाने के बाद उस लाल कंकाल ने औरतों वाली एक खूबसूरत ड्रेस लाकर उसके सामने पेश की। फिर उसने काव्या को कपड़े पहनाने की कोशिश की। एक कंकाल को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना, वह आदमी वाकई एक नंबर का संकी है। काव्या ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं खुद कपड़े पहन लूंगी, तुम बाहर जा सकती हो। हालांकि वह कंकाल बोल नहीं सकता था, लेकिन वह काव्या की बात समझ गया। उसने कपड़े काव्या के हाथों में थमाए और चुपचाप पीछे हट गया। इस हल्के जामुनी रंग की ड्रेस का कपड़ा बेहद मुलायम था। इस पर मंजूषा के बड़े बड़े फूलों की बेमिसाल और बेदाग कढ़ाई की गई थी। उसकी यादों के हिसाब से अपने पिछले बेहद रईस जीवन में भी उसने कभी इतने शानदार कपड़े नहीं पहने थे। काव्या ने कपड़े पहने और वहां से भाग निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसने जहां भी देखा अलग अलग तरह के कंकाल पहरा दे रहे थे। उनकी आंखों में भूतिया आग की तरह जामुनी लपटें जल रही थीं। ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा था मानो सैकड़ों भूत प्रेत रात के अंधेरे में मार्च निकाल रहे हों। काव्या समझ गई कि अब यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए एक ही रास्ता बचा था, यहीं रुकना, साधना करना और खुद को ताकतवर बनाना। काव्या वापस कमरे में लौट आए और उस चीज़ को याद करने लगी जो उस खूबसूरत नौजवान ने लात मारने के बाद उसे दी थी। यह एक थी। उसने मन में के श्लोक दोहराए, कैसे पहले युग में जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तब ब्रह्मांड की सारी चीज़ें। पलक झपकते ही पूरे विदर्भ राज्य की पागलपन की हद तक उसके कमरे की तरफ खींची चली आई। अपने कमरे में मौजूद रुद्र ने बिना किसी हैरानी के इस अजीबोगरीब आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया और फिर आलस से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन सुबह का सूरज निकला। काव्या ने अपने अंदर की अशुद्ध हवा को बाहर निकाला। उसकी गहरी काली आंखों में एक चमक सी तैर गई और उसके होठों के किनारे एक हल्की सी मुस्कान में खींच गए। सिर्फ एक रात में उसने साधना करके खुद को किस स्तर तक पहुंचा दिया था। वह सिर्फ एक ही नहीं बनी थी, बल्कि एक भी बन चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ऐसी थी जो और दोनों की एक साथ साधना करने की ताकत देती थी। इस दुनिया में को इन स्तरों में बांटा गया था और के स्तर कुछ इस तरह थे। काव्या की यादों के अनुसार रायचंद परिवार की सबसे होनहार प्रतिभा मुख्य बुजुर्ग की पोती रवीना रायचंद ने 17 साल की उम्र में का स्तर हासिल किया था।
वह पूरे विदर्भ राज्य की नंबर 1 होनहार लड़की थी और राज्य की जीनियस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती थी। और यहाँ काव्या सिर्फ एक रात में बन गई थी। रायचंद परिवार की वह तथाकथित नंबर 1 जीनियस अब उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी। बदसूरत औरत, इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पानी से गहराई से साफ होने के बाद भी अगर तुम्हारी प्रतिभा इतनी ही है तो बेहतर होगा कि तुम दीवार पर अपना सिर पटक लो। अब जल्दी से यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालो। तुम मुझे किसी और के हाथों में हरगिज़ नहीं पड़ने दे सकती। उस नौजवान की आवाज़ अचानक उसके कानों में गूंजी। काव्या ने सर्द लहजे में कहा, अब तुम्हें डर लग रहा है? कल जब मैं किसी असुर जैसे उस खतरनाक आदमी से मौत की लड़ाई लड़ रही थी तब तुम कहाँ थे? उसने सफाई देते हुए कहा, मैं अभी अभी जागा था और मेरी ताकत बहुत कम थी, इसलिए मैं तुरंत गहरी नींद में चला गया। ये तो सिर्फ इसलिए हुआ कि तुमने की साधना की और कुछ आध्यात्मिक शक्ति हासिल की जिससे मैं जाग सका। अब मैं भागूं कैसे? काव्या बुदबुदाई। उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि सिर्फ बन जाने भर से वह उस खौफनाक आदमी से बचकर निकल पाएगी। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या उपाय सोचती हो। तुम्हारी ताकत अभी बहुत कम है, बहुत कम। मेरी भी बस थोड़ी सी ही ताकत वापस आई है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसकी ताकत बहुत कमज़ोर थी, इस जरा सी आध्यात्मिक शक्ति के भरोसे वहां से भाग निकलने की सोचना कोरी कल्पना ही थी। बस एक ही रास्ता था। काव्या की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। वह बाहर निकली और बाहर पहरा दे रहे एक कंकाल को आवाज़ दी, तुम इधर आओ। कंकाल ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर वहां से चला गया। काव्या के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने सोचा था कि यह कंकाल उसे जड़ी बूटियों के भंडार घर तक ले जाएगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह शायद अपने मालिक को इसकी खबर देने जा रहा था। हालांकि कंकाल अपने मालिक के पास नहीं गया, बल्कि दीवान बलवंत के पास गया। दीवान बलवंत ने निर्देश मांगते हुए कहा, मालिक, कल रात आप जिस लड़की को लाए थे उसे जड़ी बूटियों की ज़रूरत है। उसे जो चाहिए लेने दो। एक बेहद सर्द आवाज़ में जवाब आया। जी मालिक। काव्या रायचंद ने एक सफ़ेद कपड़े पहने वृद्ध को अपनी ओर आते देखा और तुरंत राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि वह खौफनाक आदमी नहीं था। दीवान बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, मैं यहाँ का दीवान हूँ, आप मुझे केवल दीवान बलवंत कह सकती हैं। मेरे मालिक को शांति पसंद है, इसलिए उनके अलावा मैं ही यहाँ इकलौता इंसान हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। काव्या के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, उसे शांति पसंद है, इसलिए उसने अपनी सेवा के लिए उन गूंगे कंकालों की फौज लगा रखी है। वह आदमी बहुत ही खौफनाक और सिरफिरा है, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, काव्या ने मन ही मन सोचा। काव्या ने पूछा, क्या आपके पास यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं? अगर यहाँ कोई औषधि निर्माण कक्ष हो तो और भी अच्छा होगा। आमतौर पर रईस परिवार किसी ऋषवैद्य को काम पर रखते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में कुछ कहना मुश्किल था। यहाँ इंसानों की गिनती ना के बराबर थी, तो किसी ऋषवैद्य के बारे में सोचना भी बेकार था। दीवान बलवंत ने कहा, हालांकि हमारी हवेली में कोई ऋषवैद्य नहीं है, लेकिन हमारे पास एक औषधि निर्माण कक्ष जरूर है। कृपया मेरे साथ चलिए, मोहतरमा। काव्या ने उस कक्ष में कदम रखा। वहाँ हर तरह की मानक जड़ी बूटियों का पूरा भंडार था और औषधि बनाने का एक भी उपकरण कम नहीं था। औषधि निर्माण के लिए ये जगह बिल्कुल उत्तम थी। उसकी दिली इच्छा हो रही थी कि वह यहाँ 10-15 दिनों तक रुक जाए, लेकिन उस असुर जैसे आदमी का ख्याल आते ही उसने तुरंत यह विचार त्याग दिया। उसने दीवान बलवंत से कहा, अब आप जा सकते हैं। हे भगवान, यहाँ तो सच में अनगिनत जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे ही दीवान बलवंत बाहर गए, काव्या पूरी तरह से उत्साह से भर उठी। अरे मुर्दा औरत, थोड़ी तो ऊंची सोच रख। बस इन चंद मामूली जड़ी बूटियों को देखकर ही तू इतनी खुश हो गई? कितनी शर्म की बात है। एक व्यंग्य भरी आवाज़ गूंजी। छोटे मंडप, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वैसे भी यहाँ और कोई नहीं है, काव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। छोटे मंडप सुनकर अनंत गुस्से से पागल हो उठा। मेरा नाम अनंत है, कोई छोटा मंडप नहीं। काव्या ने पलटकर जवाब दिया, और मेरा नाम काव्या रायचंद है, कोई मुर्दा औरत नहीं। हम इस नोकझोंक के बाद उस नखरेबाज और खूबसूरत नौजवान ने काव्या को नज़रअंदाज कर दिया और काव्या को आखिरकार शांति मिल गई। उसने अपना पूरा ध्यान तरल औषधियाँ बनाने में लगा दिया। इस दुनिया में साधारण वैद्य और रसवैद्य दोनों होते थे। साधारण वैद्य मामूली बीमारियों का इलाज कर सकते थे और कुछ साधारण तरल औषधियाँ बना सकते थे, और रसवैद्य जादुई गोलियाँ बना सकते थे। इस दुनिया में ये जादुई गोलियाँ बेहद कीमती मानी जाती थीं, इसलिए एक रसवैद्य का दर्जा बहुत ऊंचा और सम्मानजनक होता था। काव्या को इस दुनिया की रसविद्या में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी काम इस मनहूस जगह से बचकर निकलना था। तरल औषधियाँ और विष वह आसानी से बना सकती थी, भागने के लिए यही उसके जादुई हथियार बन सकते थे। एक बार जब काव्या ने औषधियाँ और विष बनाना शुरू किया तो वह पूरी तरह से उसमें डूब गई। दीवान बलवंत ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बस समय समय पर कंकालों के हाथों शानदार भोजन भिजवाते रहे।
ये निर्माण प्रक्रिया पूरे 3 दिनों तक चली। 3 दिन बाद मेज पर सजी हुई औषधियों, विष और जहरीले चूर्ण को देखकर काव्या के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। सुंदर जनाब, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। अपनी औषधियाँ और विष समेटकर काव्या बाहर आ गई। दीवान बलवंत उसके पास आए और बोले, मोहतरमा, आखिरकार आप बाहर आ ही गईं। आप 3 दिनों तक औषधालय में ही रहीं। मुझे सच में चिंता हो रही थी कि कहीं आपका शरीर यह सब बर्दाश्त न कर पाए। काव्या ने सीधे शब्दों में कहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अपने बनाए गए विष के भरोसे काव्या को अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दीवान बलवंत ने कहा, मोहतरमा, आप वह इंसान हैं जिन्हें मालिक खुद यहाँ लाए थे। अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मालिक से इजाज़त लेनी होगी। तो फिर मुझे उनके पास ले चलिए। जैसी आपकी इच्छा। इस समय रुद्र आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर उसने हल्की सी नज़रें उठाईं और उसकी निगाहें अपनी ओर आती काव्या पर जा टिकीं। वह भड़कीली और फटी हुई सुनहरी पोशाक उतारकर अब हल्के जामुनी रंग की पोशाक में थी, जिससे वह बेहद शालीन और परिष्कृत लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, उसके नैन नक्श बेमिसाल थे और उसकी गहरी काली आंखें जीवंत लग रही थीं, जिनमें एक चमकती हुई रोशनी तैर रही थी। काव्या ने भी उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उस रात रोशनी बहुत कम थी और वह उसे इतने साफ तौर पर नहीं देख पाई थी। वह सच में एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक असुर था। उसकी आंखों में छाई सर्द कठोरता लोगों को उसके पास जाने से डराती थी, मानो वह 10,000 साल पुरानी बर्फ की कोई मूर्ति हो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? काव्या ने अपनी आक्रामक ऊर्जा के साथ कहा। उसे लगा था कि यह आदमी मना कर देगा। आखिरकार उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना था, अनंत मंडप, यानी 9 स्तरों वाला आदि मंडप। लेकिन उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पतले होंठ हल्के से खुलेंगे और अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक ही शब्द बाहर आएगा, ठीक है। काव्या हक्की बक्की रह गई। उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। उसने जहर की जो दावत तैयार की थी वह तो अभी तक परोसी भी नहीं गई थी। काव्या ने कहा, तो फिर मैं जा रही हूँ। जैसे ही काव्या पलटी, रुद्र धीरे से खड़ा हुआ और बोला, रुको। काव्या की पीठ सख्त हो गई। वह जानती थी कि यह आदमी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। उसने अपने हाथ में जहरीले चूर्ण को कसकर पकड़ लिया। वह किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थी। रुद्र काव्या के सामने आया। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ा, एक पानी जैसे नीले रंग की नक्काशीदार अंगूठी निकाली और उसे उसकी अनामिका उंगली में पहना दिया। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से माफ़ी का तोहफा। उसने ये वाक्य बेहद कठोर और रूखे लहजे में ख़त्म किया। माफ़ी? काव्या हैरान थी। वह अंगूठी उतारने की तैयारी करते हुए बोली, मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं यह माफ़ी का तोहफा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगी। लेकिन उसी पल अनंत चीख पड़ा, मूर्ख, महामूर्ख, जल्दी से इसे रख लो। यह अंगूठी अनंत दिव्य कलाकृतियों में से एक है। अनंत अंगूठी, दिव्य जल नाग अंगूठी। क्या यह एक अनंत दिव्य कलाकृति है? उसने इसे बस यूं ही दे दिया। काव्या अवाक रह गई। उस रात क्या वह अनंत मंडप के लिए उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था? और अब उसने वास्तव में अनंत मंडप के बराबर ही शक्तिशाली एक दिव्य अस्त्र उसे मुफ्त में दे दिया। ये सोच से भी परे था। इस पल काव्या का मन कर रहा था कि वह उसका सिर खोलकर देखे कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। तुम मना नहीं कर सकती, वरना मौत के लिए तैयार रहो। उन बर्फ जैसी नीली आंखों में मौजूद जानलेवा इरादा यकीनन उसे डराने का कोई नाटक नहीं था। अनंत चिल्लाया, अगर तुम इसे नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा। इतनी अच्छी चीज को ठुकरा रही है। क्या यह मुर्दा औरत सच में बेवकूफ़ है? काव्या के होंठ फड़फड़ाए। वह सच में इन दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, भले ही तुमने मुझे यह अंगूठी किसी भी कारण से दी हो, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। रुद्र ने उसे जाने दिया और काव्या तेजी से उसकी हवेली से निकल गई। अपने दिमाग में मौजूद यादों के सहारे उसने आखिरकार रायचंद परिवार का पता ढूंढ ही लिया। दीवार फांदते ही उसे बेहद तेज और दर्दनाक रोने की आवाज़ें सुनाई दी। रायचंद परिवार की पूरी हवेली सफ़ेद झंडों और सफ़ेद शोक के कपड़ों से ढकी हुई थी। रायचंद परिवार के मुख्य आंगनों में से एक को शोक सभा में बदल दिया गया था और अंदर से सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं, ओहो ओहो, मालकिन, आपकी मौत कितनी दर्दनाक हुई। काव्या का वह खूबसूरत चेहरा पल भर में ही क्रोध से तंग गया। उसके शरीर को उस सामूहिक कब्रगाह में फेंके हुए 3 दिन बीत चुके थे। ऐसा लग रहा था कि रायचंद परिवार ने उसे मृत मान लिया था। उन्होंने पहले ही शोक सभा की तैयारी कर ली थी और वह बस दफनाए जाने से एक कदम दूर थी। काव्या रायचंद की परछाई तेजी से गुजरी। वह देखना चाहती थी कि वे बूढ़े लोग इस मालकिन के अंतिम संस्कार को कैसे संभाल रहे हैं। बाहर बैठे लोग बहुत ही दयनीय हालत में रो रहे थे, लेकिन शोक सभा के अंदर भारी सन्नाटा और सूनापन पसरा था। असल में यह उतना भी सूना नहीं था। उसकी निजी दासी अभी भी शोक सभा में पहरा दे रही थी।
हालांकि गुलाबी रंग के दासी परिधान में सजी वह लड़की चुपचाप ताबूत खोलकर उसके अंदर कुछ टटोल रही थी। मालकिन, चूंकि आपका शरीर अब नहीं रहा, इसलिए कुलश्रेष्ठ केवल एक खाली ताबूत ही बना सके। इसमें कुछ ऐसी कीमती चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप जीते जी किया करती थीं। अगर आप मरी न होती तो आप वैसे भी मुझे ये चीजें इनाम में दे देती। इन्हें मिट्टी में सड़ने देने के बजाय क्यों ना आप इन्हें मुझे ही सौंप दें। ये कहते हुए उसने कुछ सोना, चांदी और आभूषण निकाले और उन्हें अपने कपड़ों में छिपा लिया। जब तुम्हारी मालकिन तुम्हारे लिए इतनी ही अच्छी है तो क्यों न तुम भी उसी के साथ दफन हो जाओ। जब तुम नर्क में पहुंचकर अपनी मालकिन के पास जाओगी तो तुम्हें जितने चाहे उतने खजाने मिल सकेंगे। सलोनी ने वह जानी पहचानी आवाज़ सुनी और पल भर में ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। धड़ाम, वह हड़बड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ी और अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। वह रोते हुए चिल्लाई, मालकिन, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी मरना नहीं चाहती। कृपया मुझे अपने साथ दफन होने के लिए मत घसीटिए। आपको मैंने नहीं मारा। अगर आप किसी को ढूंढ रही हैं तो आपको देविका सिंह के पास जाना चाहिए। क्या तुम सच में मेरी मौत की इतनी कामना करती हो? एक हल्के जामुनी रंग की परछाई तैरते हुए नीचे उतरी और काव्या उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। सलोनी ने सिर उठाया और उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर चीख पड़ी, भूत! खौक खौक खौक। एक जोड़ी पतले और नाजुक हाथों ने उसकी गर्दन को दबोच लिया और काव्या के होठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। चीखना मत, अगर तुम फिर से चीखी तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। धड़ाक! काव्या ने उस छोटी सी लड़की को किसी फटे हुए चितवे की तरह किनारे फेंक दिया। उसे इतनी जोर से फेंका गया था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। वह कोने में दुबकी हुई, खौफ से कांपते हुए काव्या को देख रही थी। जब मालकिन ने अभी उसकी गर्दन दबोची थी तब उसमें गर्माहट थी, इसका मतलब था कि मालकिन मरी नहीं थी। लेकिन सामने खड़ी यह मालकिन पहले से बिल्कुल अलग थी। उसकी पिछली कायरता और डरपोक स्वभाव पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह केवल एक क्रूरता और खतरे ने ले ली थी। क्या ये सच में उनकी वही मालकिन थी? मालकिन, मुझे बख्श दीजिए। मैं आमतौर पर बस आपके थोड़े बहुत गहने ही चुराती हूँ, मैंने कभी आपका कोई नुकसान नहीं किया है। ठीक उसी समय कदमों की आहट पास आती सुनाई दी। काव्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, यहीं बैठकर रोती रहो। ऐसा नाटक करो जैसे तुमने मुझे देखा ही ना हो। मैं देखना चाहती हूँ कि आज इस मालकिन को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत और किस में है। काव्या ताबूत के पीछे छिप गई। भला सलोनी की क्या मजाल थी कि वह उसके आदेश की अवहेलना करे। उसी पल गुलाबी कपड़ों में सजी एक औरत दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, काव्या, ओहू ओहू, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? हम तो बहनों जैसी थीं। अब जब तुम मर चुकी हो तो मेरा भी जीने का कोई मन नहीं है। कैसा दिल चीर देने वाला रोना था। काव्या ने उस आवाज़ के जहर से बचने के लिए अपने कान बंद कर लिए। इस लड़की का रोना हद से ज्यादा बनावटी था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने किसी पुराने प्रेमी को खो दिया हो। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में उसका दिल पूरी तरह से अपने मंगेतर राजकुमार सिद्धार्थ पर ही अटका था। उसे निश्चित रूप से औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी रेशमी राजसी वस्त्र पहने एक आदमी वहां आया और उसने कोमलता से उस गुलाबी कपड़े वाली औरत को सहारा दिया। अपने सामने खड़ी उस औरत के आंसुओं और दयनीय हालत को देखकर उसका दिल लगभग पिघल ही गया। उसने प्यार से उसे दिलासा देते हुए कहा, रिया, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। इस तरह रो रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो। ओहू ओहू, लेकिन मैं काव्या को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। हम सगी बहनें नहीं थीं, लेकिन हम बहनों से भी बढ़कर थीं। अब वह मर चुकी है। मैं रिया रोते रोते हाँफने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग बेहोश होने को थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने उस ताबूत की ओर घृणा से देखा, उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। काव्या, वह निकम्मी औरत, मरने के बाद भी लोगों को चैन से नहीं जीने दे रही थी। उसकी मौत की वजह से ही रिया इस तरह फूट फूट कर रो रही थी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। रिया बस अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा अहमियत देती थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने आदेश दिया, कोई है? इस राजकुमार ने रायचंद परिवार की मालकिन के लिए जो भेंट तैयार की है उसे सामने लाओ। 8 हटे कट्टे आदमियों ने हरे पन्ने से बना एक शानदार ताबूत अंदर रखा। उस हरे पन्ने के ताबूत के बाहरी हिस्से पर अनगिनत रत्न और मोती जड़े थे, जो सचमुच 1000 सोने के सिक्कों के बराबर कीमती था। पास ही खड़े मुख्य कुलश्रेष्ठ और द्वितीय कुलश्रेष्ठ ने राजकुमार सिद्धार्थ की ओर देखा और पूछा, राजकुमार सिद्धार्थ, ये? काव्या को हमेशा से ही ऐसे भड़कीले और दिखावटी गहने पसंद थे। ये हिमस्फटिक ताबूत कुछ ज्यादा ही सादा है। ये हरे पन्ने का ताबूत काव्या के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आखिरकार काव्या मेरी मंगेतर है। भले ही वह मर चुकी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि उसे आराम करने के लिए एक आरामदायक जगह मिले। दोनों कुलश्रेष्ठों ने कृतज्ञता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सिद्धार्थ। रिया बहुत भावुक दिखाई दी। प्रिय सिद्धार्थ, आप काव्या के लिए कितने अच्छे हैं। अगर काव्या को मृत्यु के बाद ये बात पता चलेगी तो वह गहराई से भावुक हो जाएगी।
अंधेरे में छिपी काव्या ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। अगर वह सच में आज मर चुकी होती तो इस भड़कीले हरे पन्ने के ताबूत को रायचंद परिवार से बाहर ले जाते ही मालकिन के मरने के बाद भी दिखावटी और खर्चीली होने की खबर शायद पूरे विदर्भ राज्य में फैल जाती। इतना भव्य उपहार भेजकर राजकुमार सिद्धार्थ के इरादे निश्चित रूप से नेक नहीं थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, मुख्य कुलश्रेष्ठ, 3 साल पहले मेरी काव्या से सगाई हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी राजवधू बन पाती, उससे पहले ही उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था मानो वह सच में काव्या से विवाह करना चाहता हो। अब जब काव्या इस दुनिया में नहीं रही तो मैं एक धोखेबाज पुरुष नहीं बनना चाहता। मैं ये सगाई बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। काव्या और रिया बहनों जैसी हैं। अगर रिया काव्या की जगह मुझसे विवाह कर ले तो काव्या निश्चित रूप से खुश होगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी। रिया ने पूरी ईमानदारी से कहा, काव्या, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जगह लेकर प्रिय सिद्धार्थ की देखभाल करूंगी और उन्हें बहुत सारा प्रेम दूंगी। काव्या ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। क्या जोड़ी है, एक धोखेबाज और एक भोली दिखने वाली पाखंडी। सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसी के अंतिम संस्कार में वे दोनों विवाह बदलने की साजिश रच रहे थे। एक की जगह दूसरे को बिठाने की तैयारी कर रहे थे और फिर भी इतने महान और सच्चे होने का नाटक कर रहे थे। ही आदरणीय राजकुमार सिद्धार्थ, इस मालकिन ने अभी तक आपको छोड़ा नहीं है और आप अभी से एक नई प्रेमिका बनाने की सोच रहे हैं। क्या आप कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे हैं? उस सर्द और दुष्टता से भरी आवाज को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ एक पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि वह कौन है। कौन है? बाहर आओ और काव्या की शोक सभा में भूत होने का ये नाटक बंद करो। काव्या बड़ी शान और रुतबे के साथ अपने ताबूत के पास से बाहर निकल कर आई। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने उस जाने पहचाने चेहरे को देखा तो उनके चेहरों का रंग पल भर में ही उड़ गया। भूत, एक लाश जिंदा हो गई। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही पलों में रायचंद परिवार की उस शोक सभा में भारी अफरा तफरी मच गई। रिया ने फटी फटी आंखों से काव्या को घूरा। वह पूरी तरह से सन्न रह गई थी। काव्या, क्या तुम सच में काव्या हो? काव्या ने कड़क आवाज में कहा, सलोनी, रिया को एक अच्छा सबक सिखाओ। क्या मेरा नाम ऐसा है जिसे वह जब चाहे जैसे चाहे ले सकती है? जी। सलोनी बस रिया पर हाथ उठाने ही वाली थी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया। सिद्धार्थ ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, काव्या, क्या तुम्हारा तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ? तुमने मरने का नाटक किया जिसकी वजह से रिया का दिल टूट गया। वह तुम्हारे लिए रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी है और अब तुम उसे इस तरह परेशान कर रही हो। वैसे तो तुम खर्चीली, बैलगाम, निकम्मी और प्यार में अंधी एक बेवकूफ़ लड़की हो, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी साजिश रच सकती हो। काव्या ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, अगर आपको किसी रूपवती पर दया दिखानी ही है तो कृपया मेरे रायचंद परिवार में ऐसा न करें। इस परिवार में मैं, काव्या रायचंद, यहाँ का आसमान हूँ और वह, रिया, केवल एक नौकरानी है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। जब से काव्या ने रायचंद परिवार की कमान संभाली थी, क्योंकि वे दोनों एक ही उम्र की थीं, इसलिए उसके काव्या के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। रिया के खान पान, रहन सहन और खर्चों की तुलना विदर्भ राज्य की किसी राजकुमारी से आसानी से की जा सकती थी। हालांकि भले ही उसके दादाजी रायचंद परिवार के कुलश्रेष्ठ कहलाते थे, लेकिन वे महज एक नौकर थे जो इस परिवार के लिए बैल या घोड़े की तरह खटते थे, और इसलिए उसका रुतबा भी हमेशा एक नौकरानी का ही रहने वाला था। उसके मन में भारी कड़वाहट थी। वह हर मायने में काव्या से बेहतर क्यों थी, फिर भी रुतबे के कारण उसे काव्या के अधीन क्यों रहना पड़ता था? काव्या जिसे चाहती उसके लिए महाराज से विवाह का फरमान जारी करवा सकती थी, जबकि वह केवल बेबसी से उस आदमी को काव्या से विवाह करते हुए देख सकती थी जिससे वह टूटकर प्रेम करती थी। काव्या की सांसें तो पहले ही रुक चुकी थीं, फिर वह दोबारा जिंदा होकर क्यों लौट आए? क्या वह फिर से उसके प्रिय सिद्धार्थ को छीनने के लिए आई थी? सिद्धार्थ ने सर्द लहजे में कहा, काव्या, रिया ने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी नज़रों में वह बस एक नौकरानी है। मैंने वाकई तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। चाहे तुम जिंदा हो या मुर्दा, आज मैं तुम्हें ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी विवाह नहीं करूंगा। मैं रिया से विवाह करूंगा। भले ही रिया का रुतबा तुम्हारे जैसा बड़ा ना हो, लेकिन वह बहुत ही कोमल और समझदार है, और साधना में उसकी प्रतिभा भी बहुत बेहतरीन है, एक ऐसी चीज़ जिसकी तुम कभी बराबरी नहीं कर सकती। पूरी भीड़ में खलबली मच गई। ये तो अच्छी बात थी कि मालकिन अभी भी जिंदा थी, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार सिद्धार्थ इस मौके पर सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रखेंगे। मालकिन राजकुमार सिद्धार्थ के पीछे जिस तरह से पागल थी, उसे देखते हुए अगर वे सगाई तोड़ते हैं तो मालकिन ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगी? क्या वे गुस्से से पागल नहीं हो जाएंगी? काव्या एक चंचल हंसी, राजकुमार सिद्धार्थ, आप सगाई तोड़कर दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी इतनी हैसियत है? इस मालकिन के सामने आपकी कोई औकात नहीं है।
सिद्धार्थ के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। यह विवाह स्वयं महाराज द्वारा तय किया गया था। हालांकि वह एक राजकुमार था, लेकिन महाराज की नज़रों में उसकी तुलना रायचंद परिवार की इस मालकिन से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, जिसके हाथों में पूरे विदर्भ राज्य की अर्थव्यवस्था की डोर थी। ठीक उसी पल रिया अपनी जिद में काव्या के ठीक सामने आ खड़ी हुई। मालकिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमेशा मुझे उसी नज़र से देखती थीं। यह मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने अपनी हैसियत भूलकर आप जैसी लड़की को एक अच्छी बहन माना। मैं अपने प्रिय सिद्धार्थ से सच्चा प्रेम करती हूँ। कृपया मुझे और मेरे सिद्धार्थ को आशीर्वाद देकर हमारी इच्छा पूरी करें। इतना कहकर रिया ने रोते हुए घुटनों के बल बैठना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने हड़बड़ाकर उसे थाम लिया। रिया, इस नीच और बेशर्म औरत के सामने भीख मत मांगो। भले ही यह रायचंद परिवार की मालकिन है, तो क्या हुआ? मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ। सिद्धार्थ ने गहरी ममता भरी नज़रों से उसे देखा। प्रिय सिद्धार्थ, रिया ने उसे गहरी नज़रों से देखा और फिर से तनकर खड़ी हो गई। उसने काव्या की ओर देखा और कहा, काव्या, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने तुमसे कभी नहीं कहीं, क्योंकि मुझे डर था कि इससे तुम्हें ठेस पहुंचेगी, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, और अब मुझे ये कहना ही होगा। तुम्हारे पास न तो साधना की ताकत है, न कोई हुनर, और जहां तक तुम्हारी सूरत की बात है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह शक्ल, जो केवल वेश्यालय में मुस्कान बेचने के लायक है, इस मालकिन की बराबरी कर सकती है? काव्या ने बड़ी ही उपहासपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा। वहां मौजूद हर किसी की नज़र काव्या के चेहरे पर जा टिकी। चेहरे पर रत्ती भर भी श्रृंगार न होने के बावजूद उसकी सुंदरता दुनिया की अनगिनत सुंदरियों को मात दे रही थी। पहले मालकिन का चेहरा हमेशा तरह तरह के पाउडर और लेप से ढका रहता था, जो सच में बहुत भद्दा लगता था। लेकिन किसने सोचा था कि उसे हटाने के बाद उसके पास दुनिया को झुका देने वाली ऐसी बेमिसाल सुंदरता होगी। उसके नैन नक्श बेहद आकर्षक और बेदाग थे। उसकी गहरी काली आंखों में तैरती हुई वह चमकदार रोशनी ऐसी थी कि कोई भी उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। क्या ये सच में उनकी वही मालकिन थी? सिद्धार्थ भी अपने सामने खड़ी उस बेमिसाल रूपवती को देखकर पूरी तरह सन्न रह गया, जिसकी राजसी गरिमा में भी एक अजीब सी दुष्टता झलक रही थी। रिया की उंगलियां गुस्से से उसके अपने ही हाथों के मांस में गड़ गईं। वह हमेशा से जानती थी कि काव्या बेहद खूबसूरत है, इसीलिए उसने काव्या को तरह तरह के लेप और पाउडर का इस्तेमाल करने का झांसा देने के लिए हर संभव कोशिश की थी, ताकि वह उस बेमिसाल चेहरे को छिपा सके और राजकुमार सिद्धार्थ की नज़र कभी उस पर न पड़े। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आज वह सबके सामने अपना यह असली चेहरा ले आएगी। उसने न केवल ये चेहरा दिखाया, बल्कि इस चेहरे में केवल सुंदरता से परे भी कई और आकर्षक गुण थे। उसने सिद्धार्थ को शून्य में घूरते हुए देखा तो रिया ने दयनीय आवाज़ में पुकारा, प्रिय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आखिरकार होश में आया और नथुने फुलाते हुए बोला, केवल अच्छी शक्ल होना तो बस एक सजावटी फूलदान होने जैसा है। क्या तुम्हारी ताकत कभी रिया की बराबरी कर सकती है? ही कभी बराबरी नहीं कर सकती। रिया की आंखों में एक सर्द चमक कौंधी और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या काव्या को अभी भी यकीन नहीं है? वह काव्या को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उसे दूसरों से होड़ लगाना और हर हाल में जीतना सबसे ज्यादा पसंद था। अगर वह उसे किसी तरह लड़ाई के लिए उकसा दे और फिर गलती से उसे मार दे तो यह अंतिम संस्कार वैसे भी जारी रह सकता था। बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम जैसी निकम्मी लड़की इस मालकिन की बराबरी करने के लायक भी है? काव्या ने सर्द लहजे में कहा। वहां मौजूद हर किसी ने एक गहरी सांस छोड़ी। हालांकि मालकिन का रूप अब बेहद बेमिसाल और लुभावना हो गया था, लेकिन एक निकम्मी इंसान हमेशा निकम्मी ही रहती है और एक बेवकूफ़ हमेशा बेवकूफ़ ही रहता है। रिया विदर्भ राज्य की एक मशहूर और होनहार प्रतिभा थी। महज 17 साल की उम्र में ही वह 5वें स्तर की योद्धा बन चुकी थी। भला मालकिन उसकी बराबरी कैसे कर सकती थी? रिया ने कहा, आज अपने प्रिय सिद्धार्थ की खातिर क्या मैं काव्या के साथ एक शर्त लगा सकती हूँ? काव्या ने हल्की सी भौं चढ़ाई। एक शर्त? बताओ, क्या शर्त है? मैं रायचंद परिवार की मालकिन के साथ एक मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर मालकिन मुझसे जीत जाती हैं तो प्रिय सिद्धार्थ आपकी खूबियों को पहचान लेंगे और अपनी मर्जी से आपसे विवाह कर लेंगे। लेकिन अगर मैं जीतती हूँ तो मेरी गुजारिश है कि मालकिन प्रिय सिद्धार्थ का पीछा छोड़ दें और उनके साथ अपनी सगाई तोड़ लें। राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखी मन से कहा, रिया, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी खातिर तुम इस निकम्मी लड़की के साथ शर्त लगा रही हो। अगर तुम जीत भी जाती हो तब भी ये तुम्हारे सम्मान के लिए अच्छा नहीं होगा। रिया ने कोमलता से कहा, अपने प्रिय सिद्धार्थ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। केवल इसी तरीके से प्रिय सिद्धार्थ को उनकी आज़ादी वापस मिल सकती है। जब मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने प्यार से कहा। ठीक है, यह महज एक लड़ाई ही तो है, इस मालकिन को मंजूर है। अगर तुम जीती तो फैसला तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन अगर मैं जीती तो रिया, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, काव्या ने सर्द लहजे में कहा।
मंजूर है। रिया ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था और वह जानती थी कि वह हारने वाली नहीं है। ये जगह लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, चलो बाहर चलकर लड़ते हैं। काव्या बाहर खुली जगह की तरफ चल पड़ी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये काव्या न जाने कैसे मरने से तो बच गई थी, लेकिन पक्के तौर पर इसके दिमाग में कोई गहरी खराबी आ गई थी। वह, जो एक अव्वल दर्जे की निकम्मी थी, जो न तो आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना कर सकती थी और न ही युद्ध कला जानती थी, वह रिया जैसी होनहार लड़की से मुकाबला करना चाहती थी। क्या ये खुद अपनी पिटाई को दावत देना नहीं था? रिया काव्या के सामने आए और बोली, मैं अपना पहला वार करने जा रही हूँ मालकिन, आपको सावधान रहना चाहिए। उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली और किसी जहरीले सांप की तरह तेजी से काव्या की ओर लपकी। लेकिन जब तलवार का ये वार हुआ तो वह काव्या के कपड़ों के एक कोने को भी नहीं छू पाए। सबने हैरानी से अपनी आंखें मलीं, क्या उन्होंने कुछ गलत देखा था? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? काव्या के शरीर में न तो किसी युद्ध शक्ति की हलचल थी और न ही कोई आध्यात्मिक ऊर्जा, फिर भी वह रिया के इस खतरनाक वार से बच निकली थी। रिया के चेहरे के भाव भी ऐसे थे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह हर रोज काव्या के साथ उठती बैठती थी, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी असल औकात क्या है। उसकी रफ्तार इतनी तेज कब हो गई? उसके वार और भी भयंकर हो गए। काव्या को आज मरना ही होगा। दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार। इस वक्त तक रिया पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी। उसने काव्या को अपनी तलवार से छलनी करने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन वह काव्या को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकी। वहां खड़े हर इंसान का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। क्या यह अभी भी उनकी वही निकम्मी मालकिन थी? रिया की आंखों में एक खौफनाक चमक कौंधी थी। एक 5वें स्तर की योद्धा की पूरी ताकत ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और वह काव्या पर एक जानलेवा वार करने की तैयारी करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वार कर पाती, काव्या की परछाई किसी प्रेत की तरह उसके पास मंडराई और उसके हाथों ने फौलाद की तरह रिया की कलाइयों को जकड़ लिया। तुम मुझे छोड़ो, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई थीं। कड़क। काव्या ने हल्के से उसके हाथ को मरोड़ा और रिया की कलाई की हड्डी चकनाचूर हो गई। रिया दर्द से चीख पड़ी, उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसकी यह चीख सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ का दिल तड़प उठा। वह गुस्से से चिल्लाया, काव्या, बस करो। रिया पहले ही हार चुकी है, फिर भी तुम इतनी बेरहमी से वार कर रही हो। तुम सच में बहुत जहरीली हो। काव्या ने एक बेहद मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, राजकुमार सिद्धार्थ को कोई गलतफहमी हुई है। असल में यह मालकिन हमेशा से ही बहुत दयालु रही है। बेरहम तो कोई और है। जैसे ही काव्या ने अपनी पकड़ ढीली की, रिया की आस्तीन से जहर में बुझा हुआ एक खंजर फिसलकर उसके हाथ में आ गया और उसने पूरी नफरत के साथ काव्या के दिल पर वार कर दिया। कड़क। लेकिन इससे पहले कि वह खंजर काव्या के दिल में उतर पाता, काव्या ने उसके दूसरे हाथ को भी बीच में ही दबोच लिया। उसने उस हाथ को भी सीधे चकनाचूर कर दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। खनक। वह खंजर जमीन पर गिर पड़ा। काव्या हंसी, मैं वाकई बहुत दयालु हूँ, मैं कभी भी इस तरह छिपकर वार करने जैसा नीच काम नहीं कर सकती। राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया। आमतौर पर हमेशा कोमल और शांत रहने वाली रिया सच में इस तरह छिपकर खंजर से वार कर सकती थी। हालांकि उस कमजोर और खून से विहीन चेहरे को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ ने उसका बचाव करते हुए कहा, अगर तुम इतनी बेरहम न होती तो रिया भला इस हद तक कैसे जाती? रिया ने दर्द से कराहते हुए कहा, प्रिय सिद्धार्थ, मुझे बचाए। उसके दोनों हाथों की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं और वह असहनीय पीड़ा में थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ने इतने क्रूर तरीके आखिर कहाँ से सीख लिए थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, यह मुकाबला तुम पहले ही जीत चुकी हो। ये राजकुमार तुमसे विवाह कर सकता है, अब जल्दी से रिया को छोड़ दो। काव्या ने अपने हाथ को एक झटका दिया और रिया का शरीर किसी फटे हुए चितवे की तरह दूर जा गिरा। रिया, राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे बड़ी सावधानी से ऐसे लपका मानो वह कोई अनमोल खजाना हो और फिर चिल्लाया, जल्दी जाओ और किसी वैद्य को बुला कर लाओ। काव्या धीरे धीरे चलते हुए राजकुमार सिद्धार्थ के सामने आए और बोली, राजकुमार सिद्धार्थ, मैंने वह कचरा आपको लौटा दिया है। अब हमें अपने बीच के मामलों के बारे में बात करनी चाहिए। वह बेदाग और खूबसूरत चेहरा ठीक उसकी आंखों के सामने था। उन गहरी काली आंखों में घूमने वाली उस शैतानी ऊर्जा में भी एक गजब का सम्मोहन था, जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने कहा, हमारे बीच के मामलों के बारे में बात। क्या तुम जल्द से जल्द इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हो? मैं इस बात पर विचार कर सकता हूँ। प्रिय सिद्धार्थ, ये देखकर कि राजकुमार सिद्धार्थ काव्या की सुंदरता के जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, रिया ने अपनी अधमरी हालत में उसे पुकारा। इतनी कमजोर और लाचार सुंदरी को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का रक्षक हृदय जाग उठा। उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो तुम्हें रिया की रजामंदी लेनी होगी, वरना भूल जाओ। रिया की आंखों में एक घमंड भरी चमक कौंधी। काव्या, मैं तुम्हारी मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगी।
मैं काव्या रायचंद परिवार की मालकिन हूँ। क्या मैं किससे विवाह करूँ? इसके लिए मुझे सच में एक नौकरानी की रजामंदी की ज़रूरत है। आदरणीय राजकुमार सिद्धार्थ, आज मुझ काव्या ने वाकई कुछ नया सीखा है, काव्या ने व्यंग्य करते हुए कहा। भले ही तुम रायचंद परिवार की मालकिन हो, लेकिन मैं जिस इकलौती स्त्री से गहरा प्रेम करता हूँ वह केवल रिया है, राजकुमार सिद्धार्थ ने गहरे अनुराग के साथ कहा। काव्या के होठों के किनारों पर एक चंचल मुस्कान खेल गई। राजकुमार सिद्धार्थ को इतना गहरा प्रेम करते देख मेरा दिल आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं मान रहा। राजकुमार सिद्धार्थ, उस स्त्री की खातिर जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहेंगे? एक शर्त? तुम किस तरह की शर्त लगाना चाहती हो? मैं आपके साथ बिल्कुल वैसी ही शर्त लगाऊंगी जैसी अभी आपकी प्रिय स्त्री ने मेरे साथ लगाई थी। अगर मैं हार गई तो मैं निश्चित रूप से महाराज से यह सगाई तुड़वा दूंगी और फिर आप जिससे चाहें विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो कृपया अपना ताबूत उठाए और चुपचाप अपने राजमहल लौट जाए। ये सिद्धार्थ सन रह गया। अगर वह जीत गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे उसे इस औरत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि आज वह थोड़ी अलग लग रही थी, लेकिन यह औरत उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उसके दिल का इस तरह बदल जाना नामुमकिन था। शायद वह रिया के प्रति उसके गहरे प्रेम को जान गई थी और इसलिए उसने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये तरीका चुना था। उसकी नीयत सच में अच्छी थी। एक बार जब वह रिया से विवाह कर लेगा तो वह इसकी अच्छी भरपाई कर देगा। और जहां तक हारने की बात है, भला वह इस निकम्मी लड़की से कैसे हार सकता था? सिद्धार्थ ने तुरंत अपना जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलश्रेष्ठों, आप सब ने ये सुन लिया है। अगर बाद में कोई अपनी बात से मुकरता है तो आपको गवाही देनी होगी, वरना रायचंद परिवार का आपको पालना पोसना सच में व्यर्थ ही जाएगा। बिल्कुल, एक बार जब नतीजा आ जाएगा तो कोई भी इस समझौते को नहीं तोड़ सकता, सिद्धार्थ ने कहा। ये तो कहने की बात ही नहीं है, तीनों कुलश्रेष्ठों ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरू करो, सिद्धार्थ ने इस मामले को जल्दी निपटाने की बेताबी दिखाते हुए कहा। ठीक है, तुम पहले वार करो, मैं तुम पर धौंस नहीं जमाना चाहता। अगर ऐसी बात है। जामुनी रंग की एक परछाई तेजी से घूमी। काव्या ने बिना किसी रहम के सीधे उसके नाजुक अंगों पर हमला कर दिया। कितनी तेज! सिद्धार्थ बुरी तरह चौंक गया। काव्या के इस जानलेवा हमले से बचने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आसपास खड़े कुलश्रेष्ठ विस्मय से पुकार उठे, 5वें स्तर का आध्यात्मिक साधक राजकुमार सिद्धार्थ वाकई हमारे विदर्भ राज्य की शीर्ष 10 होनहार प्रतिभाओं में गिने जाने के लायक हैं। इतनी कम उम्र में इतनी उम्दा साधना। मुख्य कुलश्रेष्ठ ने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि इस काव्या के पास अचानक से ऐसी अजीबोगरीब रफ्तार कहाँ से आ गई, लेकिन इस परम शक्ति के सामने उसकी हार तय है। भले ही वे रायचंद परिवार के कुलश्रेष्ठ थे, लेकिन वे अपनी इस कलंकित मालकिन को लंबे समय से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस बात से और भी ज्यादा घिन आती थी कि उन्हें ऐसे इंसान के अधीन रहना पड़ रहा था, उसके आदेश मानने पड़ रहे थे और उसके लिए गुलामों की तरह खटना पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने काव्या का लगातार पीछा किया। काव्या ने मन ही मन सोचा, मेरे पास अभी तीसरे स्तर की आध्यात्मिक साधिका जितनी ताकत है, लेकिन 5वें स्तर के सिद्धार्थ का सामना करने में 2 स्तरों का अंतर है। यह अभी भी थोड़ा मुश्किल है। काव्या के हाथ में हरकत हुई। उसने अपनी आस्तीन से गिरे उस जहरीले चूर्ण को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और उसके होठों के किनारों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। सिद्धार्थ ने उसे हरे पत्थर का ताबूत भेजा था, उसे भी बदले में एक बड़ा तोहफा देने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक उसी वक्त एक हल्की सी व्यंग्यात्मक आवाज आई, अरे बदसूरत औरत, जब तुम उसे ईमानदारी से हरा सकती हो तो फिर इन घटिया चालों का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? यह आवाज़ सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाली थी, लेकिन इसे केवल काव्या ही सुन सकती थी। ईमानदारी से? मैंने सिर्फ एक दिन ही साधना की है और मेरी ताकत उससे 2 स्तर कम है। तुम ही बताओ, मैं उसे ईमानदारी से कैसे हरा सकती हूँ? आज तुम्हें जो अनंत अंगूठी, दिव्य जल नाग अंगूठी मिली है, मुझे मत बताना कि तुम उसे बस उस आदमी की दी हुई प्रेम निशानी मानकर रखना चाहती हो और उसका इस्तेमाल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। काव्या का चेहरा झुंझलाहट से भर गया। चुप रहो, कैसी प्रेम निशानी? झेप गई और गुस्सा आ रहा है ना? मैं सच बोल रहा हूँ और तुम इसे मानने से इनकार कर रही हो। काव्या सच में इस लड़के की बातों से निशब्द रह गई थी। इस ध्यान भटकने के कारण वह सिद्धार्थ के हाथों लगभग घायल हो ही गई थी। चर्र गनीमत थी कि वह तेजी से पीछे हट गई और केवल उसके कपड़े ही फटे। काव्या ने अनंत से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो जल्दी बताओ, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। दिव्य जल नाग अंगूठी से संपर्क साधने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करो और फिर तुम उसके भीतर मौजूद जल शक्ति को अपने उपयोग के लिए जगा सकोगी। भले ही तुम अभी केवल तीसरे स्तर पर हो, लेकिन जल शक्ति को जगाने के बाद 5वें स्तर का एक मामूली सा कचरा भला तुम्हारा सामना कैसे कर सकता है?
मैं एक बार तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। काव्या, बस अपनी हार मान लो। सिद्धार्थ आक्रामक रूप से उसकी ओर बढ़ा। उसकी 5वें स्तर की ताकत एक धारदार ब्लेड में बदल गई और सीधे काव्या की ओर झपटी। काव्या ने अनंत के बताए तरीके का पालन किया और दिव्य जल नाग अंगूठी के भीतर छिपी जल शक्ति को जगा दिया। ठीक उसी पल पानी जैसे नीले रंग का एक विशाल जल स्तंभ उस धारदार ब्लेड की ओर तेजी से बढ़ा। इस जल स्तंभ के सामने आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी वह धारदार ब्लेड पूरी तरह से कमजोर पड़ गई और जल स्तंभ ने उसे आसानी से चकनाचूर कर दिया। सब लोग सदमे में हाँफने लगे। हे भगवान, यह क्या है? काव्या, ऐसा लगता है कि काव्या के पास तीसरे स्तर की आध्यात्मिक साधिका की ताकत है और यह ये जल तत्व है। ईश्वर, ये निकम्मी काव्या सच में तीसरे स्तर की जल तत्व आध्यात्मिक साधिका बन गई है। क्या कोई भूल हो रही है? पूरे महाद्वीप पर योद्धाओं की संख्या सबसे अधिक थी। आध्यात्मिक साधक बनने की प्रतिभा रखने वाले लोग उनकी तुलना में बहुत कम थे, और हजारों आध्यात्मिक साधकों में से केवल एक ही ऐसा होता था जिसके पास किसी तत्व की शक्ति होती थी। एक आध्यात्मिक साधक जिसके पास किसी तत्व की शक्ति हो, वह एक साधारण आध्यात्मिक साधक से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हर तत्व आधारित आध्यात्मिक साधक एक ऐसा पराक्रमी होता है जो अपने से ऊंचे स्तर के लोगों से भी लड़ सकता है। घटनाओं के ऐसे अचानक पलट जाने से सिद्धार्थ वहीं सन रह गया, ये भी भूल गया कि वे अभी भी एक मुकाबले के बीच में थे। काव्या केवल कोई निकम्मी लड़की ही नहीं थी, बल्कि वह एक तत्व आधारित आध्यात्मिक साधिका भी थी। पूरे विदर्भ राज्य में केवल 2 ही तत्व आधारित आध्यात्मिक साधक थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आज कोई तीसरा सामने आएगा, और यह कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, काव्या निकम्मी नहीं थी और अपना सारा थोपा हुआ रूप रंग मेकअप हटाने के बाद वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से वह रायचंद परिवार की मालकिन थी जिसके पास किसी राज्य के बराबर अकूत दौलत थी। उससे विवाह करना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। रही बात रिया की, तो क्या उसे दूसरी पत्नी उपपत्नी बना लेना ठीक नहीं रहेगा? वैसे भी रिया केवल रायचंद परिवार के द्वितीय कुलश्रेष्ठ की पोती थी, उसकी हैसियत उसे मुख्य पत्नी बनने के लायक नहीं बनाती थी। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी इन ख्याली पुलावों में खोया ही हुआ था कि काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, अब हमें ये मुकाबला खत्म करना चाहिए। जल नाग प्रहार। वह जल स्तंभ पल भर में एक विशाल जल नाग में बदल गया जो बिल्कुल किसी जीवित प्राणी जैसा लग रहा था और पूरी तेजी से राजकुमार सिद्धार्थ की ओर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि राजकुमार सिद्धार्थ को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। धड़ाम। राजकुमार सिद्धार्थ का शरीर किसी तोप के गोले की तरह हवा में उछला और भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। छपाक। पानी की वह तेज धार फूट पड़ी। पानी के बीचों बीच पड़ा राजकुमार सिद्धार्थ पूरी तरह से भीगकर किसी चूहे जैसा लग रहा था, मानो उसे अभी अभी किसी नदी से बाहर निकाला गया हो। हमेशा आकर्षक दिखने वाले राजकुमार सिद्धार्थ की हालत अब अस्त व्यस्त और बेहद दयनीय हो चुकी थी। उसका सारा रुतबा मिट्टी में मिल चुका था। इसी पल भीड़ को एक और चौंकाने वाली बात समझ आई। कभी निकम्मी समझी जाने वाली काव्या ने दरअसल राजकुमार सिद्धार्थ को हरा दिया था, जो राज्य की शीर्ष 10 होनहार प्रतिभाओं में 9वें स्थान पर आता था। रिया, जो अभी अभी थोड़ी बहुत संभल पाई थी, राजकुमार सिद्धार्थ को इस तरह बुरी तरह घायल देखकर तड़प उठी, मानो किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। वह चिल्लाई, प्रिय सिद्धार्थ, क्या आप ठीक हैं? आप? रिया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन। वे दोनों वहीं पड़े पड़े एक दूसरे की आंखों में ऐसे प्यार से डूबकर देख रहे थे, मानो वे दुनिया के खत्म होने तक अपने प्रेम का दिखावा करना चाहते हों। काव्या अब अपने ही घर में इन दोनों का ये घिनौना नाटक और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसने आदेश दिया, राजकुमार सिद्धार्थ हार चुके हैं, इसलिए उन्हें अपनी शर्त पूरी करनी चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ खड़ा हुआ और बोला, ये राजकुमार हार गया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई है? राजकुमार सिद्धार्थ को ताबूत में लिटाओ और उन्हें उनके राजमहल वापस भेज दो। राजकुमार सिद्धार्थ सन रह गया और गुस्से से बोला, काव्या, इसका क्या मतलब है? अपनी हदें पार मत करो। हमारी शर्त यह थी कि अगर आप हार गए तो आप रायचंद परिवार से अपना ताबूत लेकर जाएंगे, लेकिन अगर आप उस ताबूत के अंदर नहीं लेटेंगे तो ये कैसे साबित होगा कि वह ताबूत आपका है? काव्या, तुम कुतर्क कर रही हो। इस राजकुमार को तुम जैसी झगड़ालू औरत बिल्कुल पसंद नहीं है और तुमने असल में मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश रची। तो क्या हुआ अगर मैंने साजिश रची? क्या राजकुमार सिद्धार्थ अपने वादे से मुकरना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे आपको उस हरे पत्थर के ताबूत में खुद अपने हाथों से सुलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिसे आपने इतनी मेहनत से तैयार करवाया है। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में एक सर चमक कौंधी। काव्या, अगर तुम बेइंसाफी करोगी तो फिर मुझे अधर्मी होने का दोष मत देना। अगर किसी को दोष देना ही है तो अपनी बेवकूफ़ी को दो जिसने मेरे खिलाफ साजिश रचने की जुर्रत की। अंगरक्षकों।
काव्या इस राजकुमार की हत्या करने की साजिश कर रही है, इसे तुरंत बंदी बना लो। राजकुमार सिद्धार्थ के आसपास मौजूद अंगरक्षक और गुप्त अंगरक्षक पल भर में प्रकट हो गए और उन्होंने काव्या को चारों तरफ से घेर लिया। ये काव्या वाकई बहुत अजीब थी। वह न केवल रहस्यमयी तरीके से तीसरे स्तर की आध्यात्मिक साधिका बन गई थी, बल्कि वह एक तत्व आधारित आध्यात्मिक साधिका भी थी। उससे निपटने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ को लगा कि उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही पड़ेगी। राजकुमार सिद्धार्थ के अंगरक्षक तीसरे या चौथे स्तर के योद्धा थे, जबकि गुप्त अंगरक्षक छठे स्तर या उससे ऊपर के योद्धा थे। काव्या ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ लीं। यह उसका अपना घर था, लेकिन जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ ने आदेश दिया, रायचंद परिवार के सभी लोगों ने अपना चेहरा घुमा लिया और अंधे होने का नाटक करने लगे, जिससे राजकुमार सिद्धार्थ को उस पर हमला करने की पूरी छूट मिल गई। काव्या के होंठों के किनारों पर एक सर्द, तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। राजकुमार सिद्धार्थ, मैंने आज आपको बख्श देने का सोचा था, लेकिन जब आप खुद मौत को बुलावा दे रहे हैं तो मुझे भी लिहाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया ने कोमलता से कहा, काव्या, इतनी जिद मत करो। राजकुमार सिद्धार्थ से माफ़ी मांग लो और इस बात को यहीं ख़त्म होने दो। राजकुमार सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, काव्या, तुम मौत के दरवाजे पर खड़ी हो, फिर भी तुम्हारी जुबान इतनी तेज चल रही है। आज मैं तुम्हें ऐसा दर्दनाक सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगी। भले ही काव्या ने छिपकर वार करके उसे हरा दिया हो, लेकिन उसके लिए इतने सारे लोगों को अकेले हराना नामुमकिन था। लानत है, ये कमीनी औरत, अरे बदसूरत औरत, जहर का इस्तेमाल कर और इन सबको मार डाल। बिल्कुल भी शराफत मत दिखाना। अनंत अपनी जगह से शोर मचा रहा था। उसके अनुबंधित साथी के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि काव्या ने कई तरह के जहर तैयार किए हैं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वे जहर क्या असर करते हैं, लेकिन काव्या का आत्मविश्वास देखकर उसे यकीन था कि इस कचरे से निपटने के लिए वे काफ़ी से भी ज्यादा थे। राजकुमार सिद्धार्थ आग बबूला हो रहा था, लेकिन रिया लगातार रहम की भीख मांगती रही। प्रिय सिद्धार्थ, कृपया क्रोधित न हो, काव्या नासमझ है, कृपया उसे जाने दें। राजकुमार सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, रिया, तुम हर चीज़ में अच्छी हो, बस तुम हद से ज़्यादा दयालु हो। लेकिन काव्या जैसी जहरीली औरत के लिए तुम्हारी दया उसे तुम्हें सताने का और हौसला देगी। काव्या के हाथों बुरी तरह घायल हुई रिया के पीले पड़े चेहरे को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का दिल तड़प उठा। अनंत चिल्लाया, मैं ये सब और नहीं देख सकता। मैं बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ। तुम अपना खेल जारी रखो और इन सबको तड़पा तड़पा कर मार डालो। हालांकि जब वे पहली बार मिले थे तो उसे यह बदसूरत औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन आज जिस तरह से उसने चीज़ों को संभाला, वह तरीका उसे बहुत पसंद आया। इसीलिए उसने काव्या को दिव्य जल नाग अंगूठी का इस्तेमाल करना सिखाया था। शायद भविष्य में और भी कई बड़े अचरज देखने को मिलें। काव्या ने चारों ओर खड़े अंगरक्षकों पर अपनी नज़र घुमाई और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए 3 सांसों का वक्त देती हूँ, वरना अपने मालिक का इंतजार करना कि वह तुम्हारी लाशें उठवाए। वे अंगरक्षक और गुप्त अंगरक्षक एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर ठहाके लगाकर हंसने लगे, हा हा हा। रायचंद परिवार की मालकिन, भले ही आप अभी तक मरी नहीं हैं, लेकिन हमारे राजकुमार ने आपके लिए पहले ही एक ताबूत तैयार करवा रखा है, तो चलिए हम ही आपको सम्मान के साथ विदा कर देते हैं। काव्या का चेहरा सर्द पड़ गया। जैसा मालिक वैसे ही नौकर। इस वक्त तक काव्या ने अपने हाथ में कई तरह के जहर मिला लिए थे। जैसे ही वह अपना हाथ हल्के से हिलाती, इन लोगों का खेल खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही वह वार करने वाली थी, एक शानदार और गरिमापूर्ण आवाज़ गूंजी, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी काव्या की शोक सभा में तमाशा खड़ा कर रहा है। आवाज़ का पहला हिस्सा बेहद कोमल और शांत था, जिससे लोगों को लगा मानो वे बसंत की किसी ठंडी हवा में नहा रहे हों। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि आखिरी 2 शब्द अचानक इतने सर्द हो जाएंगे, जिससे लोगों को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों।